हम लोगों ने लॉज सीखे, हम लोगों ने डायरेक्शन भी देखी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करें। फिजिक्स इनकम्प्लीट है जब तक तुम लोग एमसीक्यूज की एग्जाम्पल की प्रैक्टिस नहीं करते। तो चलो इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। सो ये पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। यहां पे मेरे पास ये एक ब्लॉक प्रेजेंट है और इस ब्लॉक का हम लोग 2 किलो मास कंसिडर करेंगे। यहां पे म्यूएस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में कंसिडर कर रहा हूं 0.5, यहां पे म्यूके की वैल्यू में कंसिडर कर रहा हूं 0.4 और यहां पे हम लोग ये फोर्स एक एफ अप्लाई कर रहे हैं। एफ इज द फोर्स, ठीक है। अब हमेशा हमारा पहला टारगेट क्या होता है, हमेशा पहली स्टेप नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो। तो यहां पे बॉडी का वेट, यहां पे नीचे ये बॉडी का वेट mg, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन इधर n, तो यहां पे n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो mg, तो यहां पे आ जाएगा 2 × 10 दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सही है कि गलत? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इतने आसानी से कैलकुलेट नहीं होगी। हाँ, हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? म्यूएस इंटू एन। म्यूएस की वैल्यू बोलो 0.5, एन की वैल्यू बोलो 20, 10 न्यूटन। इस 10 न्यूटन से क्या समझे? 10 न्यूटन से हमें यह पता चला कि फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जाके 10 न्यूटन तक जा सकती है, 10 न्यूटन के आगे नहीं जा सकती। तो चलो हम लोग केस लेंगे। फर्स्ट केस, केस नंबर 1। हम लोगों ने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया, फोर्स इक्वल टू 0। हम लोगों ने इस ब्लॉक को धक्का ही नहीं दिया, इसका मतलब ये फोर्स है ही नहीं। अगर ये फोर्स नहीं है तो यहां पे 2 ही फोर्सेस प्रेजेंट है। तो बोलो फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? 10 न्यूटन। सही है ना? फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? 10 न्यूटन। नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि स्टैटिक फ्रिक्शन को अगर तुम्हें समझना है तो सबसे पहले तुम्हें यह देखना पड़ेगा फोर्स पैरेलल टू सरफेस है कि नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट होता है? सबसे पहले नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन नहीं होनी चाहिए, नो रिलेटिव मोशन। और दूसरी बात कौन सी? यहां पे फोर्स पैरेलल टू द सरफेस होना ही चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहां पे अगर तुम लोग देखो फोर्स पैरेलल टू सरफेस, तो इस केस में फोर्स पैरेलल टू सरफेस है क्या? नहीं है। और अगर यहां पे फोर्स पैरेलल टू सरफेस नहीं है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी भी होने दो, एक्चुअल स्टैटिक फ्रिक्शन कितना? 0। क्या ये समझा? हम लोगों ने फोर्स ही अप्लाई नहीं किया, इसका मतलब वो बॉडी को हम लोगों ने धक्का ही नहीं दिया। और अगर धक्का ही नहीं दिया तो यहां पे सरफेस जनरेट ही नहीं करेगा कोई भी फोर्स। हम लोगों ने धक्का ही नहीं दिया, और धक्का ही नहीं दिया इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 0। लेट अस गो फॉर द सेकंड केस, 2 नंबर की केस। हाँ बोलो क्या? यहां पे हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू रखी 4 न्यूटन। इसका मतलब अब अप्लाइड फोर्स है। अप्लाइड फोर्स मतलब कौन सा? फोर्स पैरेलल टू सरफेस। कितना है? 4 न्यूटन। तो बोलोगे क्या बात है सर, अब अगर 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया तो यहां पे मस्त 10 न्यूटन का फोर्स आएगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा? 10 न्यूटन। नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा इस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोला जाता है, इसको मैं बोलता हूं लेजी फ्रिक्शन है। इसका मतलब क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? बोलो 10, है ना? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? 10। ऐसा थोड़ी होगा तुम लोगों ने 4 न्यूटन का धक्का लगा, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहां से 10 न्यूटन का फोर्स आया, बॉडी गई इधर। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो फ्रिक्शन सोचेगा इस 4 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 4 न्यूटन। उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है, समझ लेना, उसका मैक्सिमम वैल्यू 10 है, मैक्सिमम थोड़ी अप्लाई करेगा वो। तो वो देखेगा इस 4 को बैलेंस करने के लिए उसे 4 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू 4 न्यूटन। इसका मतलब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स जितनी ही आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है? मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है। मैक्सिमम फ्रिक्शन बोलना कितना है? 10।
तो हम लोगों ने 10 से ज्यादा अप्लाई किया है क्या? नहीं, हम लोगों ने 10 से कम अप्लाई किया। इसका मतलब हम लोगों ने 4 अप्लाई किया। तो 4 अप्लाई किया तो फ्रिक्शन सोचा, अच्छा तो 4 को बैलेंस करने के लिए मुझे 4 देना पड़ेगा, तो इधर से 4 दिया तो फ्रिक्शन भी फोर्स 4 से आया। 4 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, बॉडी विल रिमेन स्टैटिक, बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी। अच्छा सर, आगे का केस 3 नंबर का केस देखो सर। हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया 6 न्यूटन। कितना फोर्स अप्लाई किया? 6 न्यूटन। तो अगर हम लोगों ने 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो यहां पे लिखता हूं मैं 6 न्यूटन। अब 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10। हम लोग कितना अप्लाई कर रहे हैं यहां पे? 6। तो 6 को बैलेंस करने के लिए यहां पे कितना आएगा? 6। तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। एंड ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू से कम है। सो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की भी वैल्यू तुम लोग लिख सकते हैं 6 न्यूटन। तो अप्लाइड 6 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन ने कितना फोर्स जनरेट किया? 6 न्यूटन। तो ये 6 और ये 6 एक दूसरे को बैलेंस किए, बॉडी स्टेशनरी रही एंड फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू अप्लाइड फोर्स जितना मिला, कब तक? उसकी वैल्यू जब तक मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है। अब बोलोगे सर इस केस में क्या होगा? अगर हम लोगों ने फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन अप्लाई किया, इसको बोला जाता है क्रिटिकल केस। अब जो तुम लोगों ने यहां पे फोर्स अप्लाई किया है वो 10 न्यूटन फोर्स है। 10 न्यूटन फोर्स मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जितना फोर्स है। और अगर फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जितना फोर्स है तो यहां पे ये 10, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी हमारे पास आएगा 10। लेकिन अब इस 10 न्यूटन के आगे अगर तुम 0.0001 भी फोर्स अप्लाई कर देते हो, मतलब तुम लोग 10 न्यूटन नहीं अप्लाई करते, 10 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई करते। अब 10 न्यूटन से थोड़ा सा ज्यादा अगर तुम लोग अप्लाई करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स देखेगा कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन के आगे जा सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब अब अप्लाइड फोर्स जीत जाएगा। अप्लाइड फोर्स अगर जीता तो बॉडी को धक्का लगेगा, बॉडी मोशन में आएगी, और बॉडी अगर मोशन में आई तो इसका मतलब यहां पे रिलेटिव मोशन आ गया। और अगर रिलेटिव मोशन आया है तो बोल यहां पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। तो इसका मतलब है अगर हम लोगों ने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, कितना फोर्स अप्लाई किया? 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। इसका मतलब हम लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर है। किसके बराबर है? मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर है। अगर हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर है तो उसको बोला जाता है जस्ट मूव कंडीशन। जस्ट मूव कंडीशन। जस्ट मूव कंडीशन इसका मतलब क्या है कि इसके आगे अगर थोड़ा भी फोर्स अगर बढ़ गया तो ये बॉडी 100% मूव करेगी, और जब ये बॉडी मूव करेगी तब स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं होगा, तब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा। इसका मतलब हम लोग अभी इसकी नेक्स्ट केस भी ले सकते हैं। इसकी नेक्स्ट केस मैं ये थोड़ा इरेज करके यहां पे लेता हूं। इसकी नेक्स्ट केस लेंगे हम लोग, यहां पे मैं थोड़ा इरेज करता हूं। आई थिंक ये तुम्हारा हो गया होगा, देखो यहां पे। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, देखो यहां पे। तो अब हम लोगों ने कितना फोर्स अप्लाई किया? तो केस नंबर 5, अब हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया है 15 न्यूटन। 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। तो अब हमारे पास 15 न्यूटन। अब 15 न्यूटन फोर्स है। अब 15 न्यूटन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से, बोलो ज्यादा है कि कम है? 15 न्यूटन फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 से ये 15 ज्यादा है, तो इसका मतलब अब फ्रिक्शन इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन हार जाएगा। इसका मतलब बॉडी को धक्का लगेगा। अब बॉडी मोशन करेगी। अरे अब बॉडी मोशन करेगी तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन होगी, और अगर रिलेटिव मोशन होगी तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन आएगा? बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? म्यू के इंटू एन। हां, तुम्हें इसके फिर से निकालना पड़ेगा इसको। तो अगर बॉडी मोशन में आई है तो पहले तुम्हारा हमेशा टारगेट होगा, पहले हमेशा चेक करना पड़ेगा कि बॉडी मोशन में आएगी कि नहीं। और अगर बॉडी मोशन में नहीं आई तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, और अगर बॉडी मोशन में आई तो फिर से फ्रिक्शन निकालो।
और फिर से जब फ्रिक्शन निकालो तो म्यू के इंटू एन ये फॉर्मूला यूज करो। तो म्यू के की वैल्यू बोलो कितनी है 0.4, एन की वैल्यू बोलो कितनी है 20, तो हमारे पास कितना आ गया 8 न्यूटन। तो अब ये फोर्स एक्ट होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। तो इसका मतलब बॉडी के ऊपर ये आगे 15 और यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा एफ के, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 8 न्यूटन। तो अब बॉडी का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। कौन जीतेगा, 15 जीतेगा कि 8 जीतेगा? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 15 माइनस 8। अब ये 8 15 को बैलेंस कर सकता है क्या? नहीं, 15 फोर्स ज्यादा हो गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको मास इंटू एक्सेलरेशन। बॉडी का मास हमें पता है 2 इंटू ए, करेक्ट। तो अब हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। 15 माइनस 8 7, सो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा a इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जाएगी। इसका मतलब इसके आगे तुम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये यूज कर सकते हैं। यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे जाएगी और बॉडी की मोशन होने की वजह से यहां पे जो फ्रिक्शन एक्ट होगा वो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आ जाओ, मैं इसका ग्राफ भी बना देता हूं, और मैं इसका ग्राफ यहां पे बना रहा हूं। देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे हम लोग ये कंसीडर करने वाले अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब कौन सा फोर्स? वो फोर्स जो पैरेलल टू द सरफेस है। और यहां पे हम लोग कंसीडर करने वाले फ्रिक्शन, करेक्ट। चलो अब ग्राफ को बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, पहले मैंने अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया था क्या यहां पे? नहीं, तो फ्रिक्शन कितना था? 0। बाद में मैंने फोर्स अप्लाई किया है ना, 4 न्यूटन अप्लाई किया, तो फ्रिक्शनल फोर्स और अप्लाइड फोर्स सेम हुआ। क्यों? क्योंकि अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम से कम था। यहां पे 6 के लिए वैल्यू आ गई 6, क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल आए। क्यों इक्वल आए? क्योंकि अप्लाइड फोर्स जो है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम था। यहां पे भी, यहां तक देखो, यहां तक भी दोनों के दोनों सेम आए। कौन कौन से फोर्स? अप्लाइड फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन सेम आया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो फोर्स अप्लाई किया था वो फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम या उसके इक्वल था। इसका मतलब जब तक हमारा अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से कम है, इसका मतलब यहां पे एफ एस मैक्स, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू इससे जब तक कम है तब तक हमारे लिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल रहेंगे। मतलब 4 के लिए 4 मिलेगा, 6 के लिए 6 मिलेगा, 10 के लिए 10 मिलेगा। इसका मतलब दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये 100% एंगल 45 डिग्रीज करेगा और ये सीधा यहां तक पहुंचेगा, एफ एस मैक्स तक। अब इसके आगे अगर हम लोगों ने इसके आगे मतलब 10 न्यूटन के आगे फोर्स लगाया, 10 न्यूटन के आगे फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? बॉडी इमीडिएटली मोशन में आएगी। और अगर बॉडी इमीडिएटली मोशन में आएगी तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू घट जाएगी, कम होगी, क्योंकि वो काइनेटिक कन्वर्ट होगा। इसलिए हम लोग यहां से इसको नीचे ले सकते हैं। अब एक्चुअली ये थोड़ा कर्व होता है नेचर ऑफ सरफेस की वजह से, लेकिन उसे छोड़ दो। और यहां से यहां तक इसके आगे हमें ये काइनेटिक मिलेगी और यहां से यहां तक हमें ये स्टैटिक फ्रिक्शन मिलेगा। तो दिस विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ। एफ स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू तक, यहां से यहां तक ये ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स सेम, और यहां से आगे फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक हो जाएगी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं।